जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इसमें हम कंजंक्शन सीख रहे हैं, संयोजक सीख रहे हैं। सब्जेक्ट को जोड़ने का, वर्ड को जोड़ने का जो शब्द है उसको कंजंक्शन कहते हैं। राम और श्याम, इसमें जो और है वो कंजंक्शन है। राम नहीं श्याम, ये नॉट भी यहाँ पर कंजंक्शन है। कंजंक्शन में सेंटेंस को जोड़ा जाता है, वाक्य को जोड़ा जाता है। इसमें से कुछ कंजंक्शन हम सीख चुके हैं, कुछ और कंजंक्शन हम इस क्लास में जानते हैं। सो एज वेल एज, साथ ही साथ। इससे पहले हम एज, एडजेक्टिव एज हम सीखे थे। अब यहाँ पर हम एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर आल्सो एजुकेटेड। तो एज वेल एज दो शब्दों के बीच में आया है, सब्जेक्ट्स के बीच में आया था, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही चलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, ही और हिज फ्रेंड्स। तो मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं। मतलब आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम हियर। आपको पहले ही बताया है कि जब एज वेल एज दो सब्जेक्ट के बीच में आया हो तो हेल्पिंग वर्ब वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉमा डाल करके इनको अलग कर दिया गया। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, मेन वर्ब के मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, तो आई के अनुसार यहाँ पर एम होगा। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर हियर, रॉन्ग। I as well as my friends am here. He as well as three brothers is going. क्योंकि यहाँ पर ये पहले वाले पार्ट के अनुसार ही वर्ब होता है। कॉमन एरर का सब्जेक्ट है, इसको ध्यान रखना है। एज वेल एज के लिए जो भी उससे पहले, एज वेल एज के पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन है उसी के अनुसार वर्ब फॉलो करेगा। एज सुन एज, जैसे ही वो आया मैं चला गया। As soon as he came, I left. The moment he came, I left. ऐसे सेंटेंस आते हैं, जैसे ही वो आया वह चला गया। तो इस तरीके से उसमें as soon as लगाते हैं। As far as, जहां तक हो सके, जहां तक मैं जानता हूं उनके दो बच्चे हैं, मतलब उनके दो बच्चे हैं। This information is limited to my knowledge. अगर उनके 10-20 बच्चे हैं, I may not be knowing. जहां तक मैं जानता हूं उनके दो बच्चे हैं। तो इसलिए एज फार एज का प्रयोग किया जाता है जहां पर कुछ लिमिटेशन लगा दिए जाते हैं। ऑल्दो, दो, इवन इफ, इनका क्या है, अगर आपने ऑल्दो का प्रयोग किया तो आपको एट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सेंटेंस में अगर आपने ऑल्दो लगा दिया तो आपको बाद में एट लगाना है। जैसे ऑल्दो ही नेवर वांट टू, he never went to school, yet he knows everything. यहाँ पर although आपने लगा दिया, यहाँ पर yet लगेगा। यहाँ पर दो आपने लगा दिया, still यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर even if लगा दिए, then also यहाँ पर लगेगा। ये रूल है, इसको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपने even if यहाँ पर लगा दिया तो उसके साथ then also लगेगा। अगर आपने यहाँ पर दो लगा दिया तो यहाँ पर स्टील लगेगा। यहाँ पर ऑल्दो आपने यूज किया तो यहाँ पर एट लगेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको समझ में आने लगेगा। ऑल्दो आई एम पुअर, एट आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद मनी। थोड़ा कंट्राडिक्टरी सेंटेंस हो रहा है, अपोजिट सेंटेंस हो रहा है। दो आई हैव नॉट डन इट, स्टिल व्हाटएवर यू डिसाइड आई विल एक्सेप्ट। वैसे तो ये मैंने किया नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आप फैसला करेंगे मैं उसे मान लूंगा। सच, इस तरीके से, सच है जैसे कि, इन सच वे, इस तरह से। इसका कैसे यूज होता है, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रेन। तो जहां पर भी इस तरह के, चाहे ऐसे का प्रयोग होता है, मोस्टली जगहों पे सच का यूज किया जाता है। एज इफ, एज तो,
एज इफ मतलब मानो, मान लिया आप ऐसे बातें करते हो मानो आपको सब कुछ पता हो। यू टॉक इन सच ए वे एज इफ यू नो एवरीथिंग। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आपका दुश्मन हूं। यू आर टॉकिंग इन सच ए वे एज इफ आई एम योर एनिमी। सो इसमें क्या हो रहा है, सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसा है कि मानो जहां पर भी आपको हिंदी में अर्थ में आता है उसके लिए एज इफ लगाना है। इसके बाद से आइदर के साथ और लगता है और नाइदर के साथ नॉर लगता है, ये कंफर्म है। आइदर के साथ नॉर नहीं लगेगा, नाइदर के साथ और नहीं लगेगा। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। ये शुरू में एन इसलिए यहां पर भी शुरू में एन, यहां पर शुरू में एन नहीं है इसलिए ये और हो गया। या तो आप जाओ या मुझे जाने दो, आइदर यू गो और लेट मी गो। सो इसका दोनों का प्रयोग इसी तरीके से होता है। आइदर शुरू में हो जाएगा तो बीच में और आएगा, नाइदर शुरू में हो जाएगा तो बीच में नॉर आएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक ही सेंटेंस में अगर नॉट ओनली से शुरू हो रहा है, अगर नॉट ओनली कहीं भी सेंटेंस में लग गया तो बट ऑल्सो भी लगना जरूरी है। जैसे ही इज नॉट ओनली अ मैनेजर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट। वह सिर्फ मैनेजर ही नहीं है बल्कि एक विद्यार्थी भी है ना। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी। वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बोल सकता, पंजाबी भी बोल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। अदरवाइज और एल्स, मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज और एल्स आई विल फेल। मतलब अदरवाइज और एल्स को इनमें से कोई भी नहीं तो वरना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। वहां मत जाओ नहीं तो डांटेगा। तो जहां भी नहीं तो चाहे वरना का प्रयोग हो रहा हो वहां पर अदरवाइज और एल्स का प्रयोग करते हैं। सो दैट का मतलब ताकि, जैसे मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। तो इस तरीके से जहां भी ताकि का प्रयोग करना है हिंदी में वहां पे आप सो दैट का वर्ड यूज करेंगे। याद कर लीजिए, प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडिंग ये कंडीशन होता है, शर्त होती है, और शर्त पूरे करने के लिए सेंटेंस में उसके साथ आते हैं कुछ न कुछ सेंटेंस है। जैसे मैं आपसे मिलूंगा, वो आएगा पर तब जब राम न आए। ही विल कम प्रोवाइडेड राम डज नॉट कम। इसमें क्या होता है, प्रोवाइडेड के बाद वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रोवाइडेड के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और प्रोवाइडेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस। सो यहां पर क्या होता है, आई विल मीट, इसमें पहला पार्ट जो होता है फ्यूचर का होता है। ये सेंटेंस थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, जो पहला पार्ट है वो फ्यूचर का होता है और उसके प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डज नॉट कम, प्रोवाइडेड राम डज नॉट कम। ठीक है जी। स्टिल और इवन नाउ, अभी भी, आज भी, स्टिल का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले, जबकि इवन नाउ का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होता है। सो इवन नाउ जब भी यूज करेंगे वाक्य के अंत में यूज करेंगे। देख लीजिए, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, आई एम स्टिल स्टडिंग। आई एम स्टडिंग स्टिल गलत हो जाएगा, आई एम स्टिल स्टडिंग। और आई एम स्टडिंग इवन नाउ। सो इवन नाउ अगर यूज करना है तो सेंटेंस के बाद में यूज करेंगे, स्टिल अगर यूज करना है तो वर्ब के पहले यूज करेंगे। वो आज भी मुझसे मिलता है, he still meets me, he meets me even now। ठीक है, कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। नो सुनर हैड देन, देखिए मैं पहुंचा ही था कि वे आ गए। नो सुनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ध्यान देना है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। चूंकि मैं टेंस आपको नहीं पढ़ाया हूं इसलिए चिंता नहीं करना है। इसके बाद जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो फिर इसकी हम पुनरावृत्ति आपको करेंगे। हम स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी,
No sooner had we reached the station than the train left. till the time, by the time, इन चारों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जब तक मैं नहीं आता आप न जाना। till the time, by the time, I don't come, you don't go. So यहाँ पर दोनों पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि दोनों में आता आता है। यहाँ पर देखिए, जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। टिल राम डजंट कम विल नॉट गो। सो इसमें क्या हो रहा है, शुरू वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बट बाद वाला फ्यूचर में हो रहा है। हम नहीं खाएंगे जब तक राम नहीं आएगा। विल नॉट ईट टिल राम डजंट कम। सो कहने का मतलब यह है कि शुरू वाला बाद वाला जो है, आप देखिए बाद वाला दोनों सेंटेंस जो है फ्यूचर में है, और शुरू वाला जो हाफ सेंटेंस है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। अनलेस अनटिल का भी प्रयोग बहुत होता है। जब तक नहीं, जब तक मैं नहीं आता आप न जाना। अनलेस अनटिल आई कम यू डोंट गो। ये क्या होता है ना, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बदले में इसको भी, इसके बदले में इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें जितने भी शब्द हैं सबको मैंने ट्राई किया है कवर अप करने के लिए। यहाँ पर एक वेदर और है, अगर वाक्य में चाहे के साथ या आए हैं तो वेदर के साथ और का प्रयोग करना जरूरी है, लेकिन वेदर के साथ वाला वाक्य जो कॉमा से पहले आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। क्या बोल रहे हैं, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। सो जब भी वेदर यहां पर लगाएंगे, यहां पर आपने और लगाया है। वेदर राम प्लेस और नॉट यू शुड प्ले। और यहां पर देखिए, जब हम वेयर एज और वाइल का प्रयोग करते हैं, मेरे पास 10 रुपए है जबकि आपके पास 50। आई हैव ₹10 वेयर एज यू हैव 50। सो इसमें वेयर एज और वाइल का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंजंक्शन का ये लिस्ट है। ये लिस्ट और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जब हम आपको टेंस बनाने के बाद से हम क्लियर कट ट्रांसलेशन बताना शुरू करेंगे, उस समय हम और भी कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। टिल देन प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम।